नवंबर के महीने में 2 राज्यों के चुनाव और 15 राज्यों की 50 सीटों पर उपचुनाव है। यूपी की 9, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, एमपी, सिक्किम, केरल की 2, छत्तीसगढ़, मेघालय, केरल और उत्तराखंड की 1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव है। 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चर्चा के चौराहे पर यूपी की 9 सीटों का शोर है। तो कटेंगे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे ही हैं। बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है, एकजुट होना है। उत्तर प्रदेश से निकला बटेंगे तो कटेंगे का नारा। बटेंगे तो कटेंगे। भारत की राजनीति में मौजूदा चुनावी राज्यों के भीतर वोट की साधना और विजयी यज्ञ के आह्वान के साथ बीज मंत्र की तरह जपा जा रहा है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो कह रहे कि बटोनी कटोनी तो पीढ़ी परिवार की नहीं बटेगा। थोड़ी दूर तो बचेगा ना कटेगा, और जो ऐसी बातें चलेगा बाद में पिटेगी। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे ने राजनीति की उस पिच को तैयार कर दिया है जहां पक्ष हो या विपक्ष, बैटिंग सबको करनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? भले योगी आदित्यनाथ के नारे की गूंज आपको 2 बड़े चुनावी राज्यों में इस वक्त सुनाई दे रही हो, लेकिन असली परखनली परीक्षण तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव में ही होना है, जहां पता चलेगा कि बहुसंख्यक वोट क्या वापस बीजेपी के हिस्से में मजबूती से जुड़ा या नहीं। क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए के मुकाबले पिछड़ा दलित अगड़ा वाला पीडीए चल पाया? अखिलेश यादव की लोकसभा में रिकॉर्ड जीत वाकई तीर थी या तुक्का? क्या इंडिया गठबंधन के भीतर अब भी पिछड़ों, दलितों का वोट आपसी ट्रांसफर करने का समन्वय बना हुआ है? यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश में आता है तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रोज एक नया पोस्टर बैनर लगता जाता है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश 27 के सत्ताधीश। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि पीडीए की ताकत से बीजेपी घबराई हुई? क्या विपक्ष के पास ऐसा कोई वोट चुंबक है जिसकी तोड़ हिंदुओं को एक करने के नारे में है? इसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजों के गणित से समझते हैं, जहां यूपी में इंडिया गठबंधन को एक मुश्त 92% मुस्लिम वोट गया, जबकि एनडीए को केवल 2% हिस्सा मुस्लिम वोट का मिला।
वहीं बीजेपी के हिंदू वोट के हिस्से 2019 के मुकाबले कोयरी कुर्मी वोट 19% तक घटे। अन्य ओबीसी वोट 15% घटा। यादव वोट 9% कम हो गया। गैर जाटव दलित वोट 20% तक घट गया। यानी हिंदू वोट बटा तो बीजेपी के खाते से 2019 के मुकाबले 29 सीट कट गई। इसीलिए बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि जिस हिंदू वोट को 2014 से 19 तक बांध कर रखा, उसे वापस और बिखरने से पहले फिर से जोड़ लिया जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। 23 नवंबर को जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो केवल 9 सीटों का परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व बनाम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बीच सामने आया नया वोट गणित भी क्रॉस चेक हो जाएगा। इस चुनावी चर्चा में सबसे बढ़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उनके बयान न केवल उनकी अपनी पार्टी के नेता मंत्र की तरह दोहरा रहे हैं, बल्कि विरोधी भी उसी के इर्द गिर्द जवाब गढ़ रहे हैं। पर बयान एक तरफ है और नतीजों की अग्नि परीक्षा दूसरी तरफ। यूपी की 9 सीटों के नतीजे योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जैसे हम लोग आए, हमने कभी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। योगी आदित्यनाथ देश भर के अलग अलग चुनावों में लॉ ऑर्डर के यूपी मॉडल का जिक्र करते हैं, चाहे नो दंगा का दावा हो या माफिया को खत्म करने का बुलडोजर वाला वादा। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। योगी का हर बयान चुनावों का एजेंडा सेट कर रहा है। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? योगी बीजेपी के स्टार कैंपेनर है, लिहाजा जिम्मा केवल अपने राज्य का नहीं सभी राज्यों का है। लेकिन यूपी की 9 सीटों का महत्व योगी अच्छी तरह समझते हैं कि हर एक सीट की जीत हार का विश्लेषण उनके ही इर्द गिर्द होगा। समझते हैं कि इन नतीजों में 2027 के संकेत तलाशे जाएंगे। इसीलिए चुनावों के ऐलान से पहले ही उन्होंने कमान अपने काबू में होने के संकेत देने शुरू कर दिए। दरारों को भरने का प्रयास किया,
अपने डिप्टियों से मतभेद के कयासों को दूर करने की कोशिश की। और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को यूपी में जोर का झटका लगा, तब हार के तमाम कारणों के बीच जातियों में बढ़ती हुई जनता का मुद्दा भी मंथन में उठा। नतीजों के बाद से ही योगी आदित्यनाथ इसी बंटवारे को पाटने में जी जान से जुटे हैं। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। ये नारा बीजेपी का मूल मंत्र बन चुका है और विपक्षी इसी नारे को तोड़ मरोड़ कर जवाब देते हैं। जब यूपी की 9 सीटों का चुनाव टला, तब भी यही हुआ। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने और ये तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था, ये पहले भी चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे। क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? योगी जानते हैं कि उनके विरोधी जब तक उनकी पिच पर खेलते रहेंगे, फायदा उनका ही, क्योंकि 9 में से जितनी सीटें बीजेपी जीतेगी, स्थिति योगी की उतनी मजबूत होगी। पार्टी पदाधिकारियों से योगी ने शुरुआत में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चुनाव जीतना न केवल राजनीतिक उपलब्धि होगा, बल्कि ये संकेत कि जनता का विश्वास कायम है। याद करिए लोकसभा चुनावों के बीचों बीच किस तरीके से एक चर्चा चल पड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर बीजेपी हटाने वाली है। पार्टी के भीतर तब पता नहीं इस बात को कितनी गंभीरता से लिया गया, लेकिन यूपी ने बीजेपी को उम्मीद से कहीं कम सीटें दी। इसीलिए ये जो उपचुनाव है वो कहने के लिए तो केवल 9 सीटों पर ही है, लेकिन जिसका अगला टेस्ट है इसमें वो है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी के लिए यूपी की इन 9 सीटों के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हरियाणा की जीत से उत्साहित पार्टी यूं तो हर एक सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन यूपी में लोकसभा के सेटबैक के बाद उपचुनाव के नतीजे पार्टी के लिए 2027 के सेमीफाइनल से कम नहीं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है। 240 सीटों के साथ बीजेपी 2024 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई। गठबंधन के साथियों संग केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार भी बन गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों ने ऐसा जख्म दिया जिसे विपक्ष बार बार कुरेदता है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, और जब 29 में फिर चुनाव आएगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अयोध्या नगरी वाली फैजाबाद सीट में मिली हार को हिंदुत्व वाले एजेंडे के हार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। इसी क्षेत्र में पड़ने वाली मिल्कीपुर सीट का चुनाव तो फिलहाल नहीं हो रहा, लेकिन यूपी की हर सीट पर जीत हार पार्टियों के हाथों में वार पलटवार का हथियार थमाएगी। बीजेपी ने जुलाई महीने में जब तैयारी शुरू की थी, तभी 100% जीत का प्रण कार्यकर्ताओं से उठवाया था। विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने संगठन के स्तर पर अपने संगठन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अधिकतम सदस्यता भी हम उन विधानसभाओं में करा रहे हैं
और सामाजिक दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विषयों को लेकर, जैसे हमारे मोर्चों के सम्मेलन हैं, प्रकोष्ठों की बैठकें हैं, तो हम लोग अपने संगठन को एक्टिवेट करके मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए ये हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उनमें 2022 के विधानसभा चुनावों में सीसामऊ, कटहरी, करहल, कुंदरकी समाजवादी पार्टी ने जीते थे। बीजेपी ने जीता था फूलपुर, गाजियाबाद और खैर। मीरापुर में जीत मिली थी आरएलडी को और मझवा सीट जीती थी निषाद पार्टी ने। इस बार बीजेपी ने आरएलडी को तो मीरापुर सीट दी है, पर मझवा पर बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। मझवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन सुष्मिता मौर्य जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही हैं। यहां आम जनमानस ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस ढंग से यहां पर एकत्रीकरण किया है, हम कह सकते हैं मां विंध्यवासिनी की कृपा से प्रचंड बहुमत का साथ एक तरफा जीतेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर पूरे देश में है और लोगों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर ढंग से शासन प्रशासन दे सकती है। बहन सुष्मिता मौर्य जी को इस बार आम जनता मझवा में आशीर्वाद देने जा रही है। बीजेपी ने जो सीटें जीती थी, उन पर जीत के फासले पर भी गौर करिए। 22 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने फूलपुर की सीट 2732 ही वोटों से जीती थी। हालांकि खैर सीट 74,341 वोटों से और गाजियाबाद सीट 1,05,537 वोटों के बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी। वहीं करहल और कुंदरकी समाजवादी पार्टी ने लंबे अंतर से जीते। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और आप देखेंगे जब 13 तारीख को जो वोटिंग का दिन है, इसमें जनता का साथ और आशीर्वाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हमारी मोदी योगी सरकार को मिलेगा और इस उपचुनाव में विश्वास दिखेगा मत के रूप में। और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो झूठ है, ये झूठ का गुब्बारा फूट चुका है और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये केवल और केवल अपने झूठ के बल पर राजनीति करते हैं। तो ये झूठ इस बार चुनाव में नहीं चलेगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सेटबैक का आकलन विस्तार से किया है और लोकसभा की गलतियों को दुरुस्त करने के प्रयास के भी संकेत दिए हैं। उपचुनाव के नतीजे ये निर्धारित करेंगे कि क्या पार्टी का भूल सुधार सतही है या प्रभावी। योगी आदित्यनाथ ने जब बंटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा दिया, तब लक्ष्य था जाति के भेद को भुलाकर जनता को केवल हिंदू की पहचान देना। तो टेस्ट इस बात का भी होना है। दरअसल ओबीसी आरक्षण की बात करके और जातीय गणना का बार बार मुद्दा उठाकर विपक्ष इस वर्ग को अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटा है। यूपी उपचुनाव में इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि ओबीसी वर्ग का विश्वास किसके पास। लोकसभा चुनावों के नतीजों का आकलन बताता है कि यूपी में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वर्ग के बीच जो पकड़ बनाई थी, वो ढीली पड़ गई। उपचुनाव में उस पकड़ को दोबारा बनाने का प्रयोग भी होगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों की संख्या लगभग 45% बताई जाती है। कोई भी पक्ष इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओबीसी वर्ग का जो इतना जबरदस्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है, अगर यह प्रतिनिधित्व जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हैसियत में थी उस समय देती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सपा की सरकार रहते हुए 73 लोकसभा सीटें 2014 में जीत पाती क्या? अगर इन्होंने पिछड़ों का हक 2012 से 2017 के बीच में दिया होता, तो क्या 2017 में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ 325 विधायक जिता पाते क्या? हरियाणा में बीजेपी की जीत में ओबीसी वर्ग ने बढ़ चढ़कर पार्टी का साथ दिया था। पार्टी यूपी बाई इलेक्शन में इस वर्ग तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सहयोगियों को समझाने का प्रयास कर रही है कि ओबीसी वर्ग से जुड़ी चिंताएं साझा बैठकों में प्रकट करें, न कि सार्वजनिक मंचों पर, क्योंकि इसका काफी नुकसान पहले ही गठबंधन झेल चुका है। हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही केंद्रीय स्तर पर
एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन का विषय उठाती आई है। इसे संसद में भी मैंने उठाया है अपनी पार्टी की ओर से कई बार, और हम इस विषय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पर विपक्ष भी ओबीसी वोटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी हर राज्य में जाति गणना की बात दोहराते रहते हैं। देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। इसीलिए हमने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। राहुल गांधी का ये बयान यूं तो महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के दौरान दिया गया, लेकिन निशाना उत्तर प्रदेश तक है। समाजवादी पार्टी भी ओबीसी वोटों के लिए लगातार प्रयासरत है। यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों का सबसे बड़ा हथियार यादव बनाम गैर यादव ओबीसी वर्ग है, और समाजवादी शासन के दौरान के उदाहरण भी। जैसे 86 एसडीएम में 56 यादव हुआ, सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने खुलेआम इस बात को कहा, तो ये क्या दिखता है? और लोगों में योग्यताएं नहीं है, तो जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी बांटने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है। बयानों के घमासान के बीच ओबीसी वर्ग किस पर भरोसा करता है, ये वोटों से तय होगा। कोशिश तो फिर अगले चुनावों तक निर्बाध चलेगी, लेकिन इस मुद्दे पर विमर्श को चुनावी नतीजों से नई दिशा मिलेगी। यूपी की राजनीति में जो भी अव्वल होता है, देश की राजनीति में उसका रुतबा बड़ा होता है। यूपी में बीजेपी को बैकफुट पर लाने का श्रेय अखिलेश यादव को रहा। यहां तक कि उपचुनावों में लड़ तो इंडिया गठबंधन रहा है, लेकिन उम्मीदवार केवल समाजवादी पार्टी के हैं। यानी एक एक सीट पर टेस्ट अखिलेश यादव का ही है। अखिलेश यादव, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनावों में हार के बाद तय कर लिया था कि वो राज्य पर ही केंद्रित रहेंगे। करहल से चुनाव जीता, बने नेता प्रतिपक्ष। लेकिन लोकसभा चुनावों में जब लगा कि एक एक सीट जरूरी है, तो उतर गए मैदान में। न केवल अपनी सीट जीती, बल्कि पार्टी और गठबंधन का भी बोलबाला किया। अब अपनी छोड़ी हुई सीट करहल और बाकी सीटों पर जीत का दारोमदार खुद ही संभाल रहे हैं। बीजेपी ने करहल सीट पर अखिलेश के ही रिश्तेदार को मैदान में उतार दिया। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे। याद करो आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में, बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। साफ है कि अखिलेश यादव के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पीडीए का दम लेकर लोकसभा में उतरे थे, उसी को उपचुनाव में भी हथियार बना रहे हैं। इन 9 सीटों का महत्व इस बात से भी समझिए कि इन्हीं के जरिए पार्टी अखिलेश को 27 का सत्ताधीश घोषित कर रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी, तो जनता ने तो तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का सत्ताधीश कौन है। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है, बहुत आस उम्मीद के साथ देख रही है। जिनका रिजर्वेशन का हक मार दिया गया, जिनको रोजगार नहीं मिला, महंगाई से परेशान जनता,
किसानों की आय दुगनी करने का वादा, छुट्टा जानवरों का वादा, अग्निवीर जैसे ये जितने लोग हैं सब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और यही पीडीए है, यही वो लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया। समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में और ताकत मिलेगी और वही संजीवनी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी इन उपचुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हर सीट का जिम्मा नेताओं मंत्रियों के बीच बांटा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नित नए नारे से समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। एक तरफ बीजेपी के विरुद्ध लड़ाई, दूसरा समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में खुद को कांग्रेस का जूनियर पार्टनर बनाने को भी तैयार नहीं। लोकसभा के नतीजों ने यूपी में एसपी की सीनियरिटी पर मुहर लगाई तो उपचुनाव में हर एक सीट पर समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार है। यानी उपचुनाव में अगर नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए विपरीत हुए तो अखिलेश की ही साख पर सवाल उठेंगे। ये हमारी रणनीति है, ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारी रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। ये उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए मौका होगा ये साबित करने का कि लोकसभा के नतीजे तुक्का नहीं थे। ये उपचुनाव मौका होगा ये दिखाने के लिए कि योगी मोदी जैसे चेहरों के सामने अखिलेश सबसे सशक्त विपक्ष के विकल्प हैं। लेकिन बीजेपी हर एक सीट पर उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है क्योंकि सब जानते हैं 2027 के लिए संकेत बड़े हैं। यूपी से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र तक के चुनावों में धर्म की राजनीति चल रही है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी से ही शुरू हुआ और चुनावी राजनीति की हर चर्चा में यही नारा है। ये चुनाव इस नारे और इस विचार का भी टेस्ट होगा। पर विरोधी कहते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो बीजेपी अयोध्या हार गई उसके लिए अब हिंदुत्व का नारा नहीं चलेगा। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। यूपी उपचुनावों की लड़ाई में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ हिंदुत्व की जो चिंगारी सुलगाई थी वो लपटों में ऐसी तब्दील हो चुकी है कि उसके ताप में पूरे देश की राजनीति तप रही है और ये चुनाव एक बार फिर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनते दिख रहे हैं। 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं था, बल्कि बीजेपी के अब तक अचूक साबित हुए ब्रह्मास्त्र हिंदुत्व की धार तोड़ देने जैसा था। 9 सीटों के उपचुनावों की भट्टी में हिंदुत्व की आंच पर बीजेपी फिर से जीत का वो फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश कर रही है, जहां से वो न सिर्फ उपचुनावों में बड़ी जीत दर्ज करा सके बल्कि यूपी में फिर से मजबूत दिखे। बटोगे कटोगे का मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं विरोधी लोग।
ये जो हिंदुओं में बंटवारा किए थे कि ब्राह्मण हैं, छोटी जात है, मौर्य हैं, पासी हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ठाकुर हैं, ये सारी जातें यादव हैं, ये जो करवाए हैं ये कांग्रेस की प्रथा रही, डिवाइड एंड रूल। वही सपा ने भी किया, वही बसपा ने भी किया। उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे। महाराज जी ने उसको थोड़ा साफ शब्दों में कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे, जाति में मत बटिए। जब वोट करने आप जा रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, हिंदू बनकर जाएं, हिंदू की विचारधारा के साथ जाएं, सनातनी बन के जाएं। तो ये सारी चीजें उनकी पिछली सरकारों में होती थी। महाराज जी का कहना साफ था, सरल शब्दों में, कि आप जाति में हिंदू ना बटें। विपक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर हमलावर तो है, लेकिन जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं तो वहां के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी जाते हैं, आरती भी करते हैं और टीका भी लगवाते हैं। उपचुनावों की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण रहा और हिंदुत्व की पिच पर 2027 की तैयारी का संकेत भी। अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को देखिए। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जब एक मंदिर में पूजा करती हैं तो हंगामा हो जाता है। उनके खिलाफ फतवा जारी होता है तो ये भी हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ जाता है। एक जेब में वो टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। जहां पर जिस प्रकार का वातावरण होता है, कहीं पर टोपी लगा लेते हैं और कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। नहीं, पूजा करने का जो वो वीडियो है ना, पूजा नहीं करी थी वो, किसी ने बोला इसमें जल डाल दीजिए तो हमने एक उनकी खुशी के लिए काम करा। और मंदिर जाने में हमारे भी मजहब में मना नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा सकते। हम गुरुद्वारे भी गए हैं, हम जो है वहाँ भी गए, क्या नाम, चर्च भी जा चुके हैं। तो इसमें कोई बहुत मंदिर जाने में हम मना नहीं है। बस ये है कि हम किसी और समाज की पूजा उजा हमारे में मना है, तो वो खैर हमने करी भी नहीं थी। वो जो उन्होंने बोला उस तरीके से हमने काम करा था। नसीम सोलंकी वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उपचुनाव हो रहा है, वो मंदिर भी जा रही, मस्जिद भी जा रही, गिरजाघर भी जा रही, गुरुद्वारे भी जा रही, क्योंकि ईश्वर एक है। और वो सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनको जीत मिले, उनको इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है। समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सीसामऊ सीट पर 2,71,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,10,000 मुसलमान हैं, बाकी हिंदू। अब वाकई बात सभी धर्मों के सम्मान की है या हिंदू वोटर्स में सेंध लगाने का चुनावी दांव? ये चुनावी राजनीति की बात है। यूपी में हिंदुत्व के मुद्दे पर सभी पार्टियों के बीच एक लड़ाई अयोध्या से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर काशी तक खुद को बड़ा हिंदू दिखाने की भी शुरू हो गई। जब लखनऊ में बीजेपी का पोस्टर हिंदुओं की एकता का लगता है, तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में राहुल अखिलेश का पोस्टर जवाब में लग जाता है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे कहा, अखिलेश ने उसके जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे शुरू किया। पहली बार उपचुनाव लड़ रही बीएसपी भी हिंदुत्व के इस पोस्टर वॉर से पीछे नहीं है। वो अपने नारे में सुरक्षित रहेंगे जोड़कर चल रही। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो अपना हक पाएंगे, जुड़ेंगे तो सम्मान पाएंगे, जुड़ेंगे तो आरक्षण पाएंगे और जुड़ेंगे तो सरकार में हिस्सेदारी पाएंगे। तो जोड़ करके समाज को आगे ले जाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है।
जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमाया हुआ है। इस बार बीजेपी इसके जरिए एकजुटता का संदेश दे रही है और विरोधियों पर कड़ा प्रहार करके एक तीर से दो शिकार कर रही है कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। ये मुद्दा कितना कारगर रहता है, इसकी परीक्षा भी इन्हीं 9 सीटों के उपचुनावों में हो जाएगी। अगर काम कर गया तो आने वाली न सिर्फ यूपी बल्कि देश की राजनीति में इस मुद्दे को और प्रचंड रूप में देखा जा सकता है। वैसे यूपी के उपचुनाव एक गठबंधन का भी टेस्ट होंगे, इंडिया गठबंधन। अब याद करिए, मध्य प्रदेश चुनावों के समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आदान प्रदान, फिर महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव। सीनियर पार्टी जूनियर पार्टी का निर्णय केवल राज्यवर नहीं होना है, क्योंकि यूपी पर जिस नेता की पकड़ है, देश पर उसकी दावेदारी बढ़ती है। 5 सीट की बात शुरू से थी और आखिरी तक थी, पर बाद में निर्णय हुआ कि हम लोग जो प्रदेश के हित को देखते हुए, प्रदेश के अंदर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है और जो आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके की जंगल राज कायम किया है भाजपा ने, इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मिलकर उनके साथ लड़ेंगे। कांग्रेस बोलती रह गई, पर समाजवादी पार्टी ने 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तर्क ये कि उम्मीदवार से महत्वपूर्ण जीत है और जीत से महत्वपूर्ण बीजेपी की हार है। उत्तर प्रदेश की जनमानस उपचुनाव में सजग है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस का धन्यवाद कि उसने सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए अधिकृत किया और समाजवादी पार्टी आपको खैर से लेकर के और मझवा तक बड़ी जीत देने जा रही है। लोकसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन यूपी में सुधरा था, पर गठबंधन धर्म की कसौटी पर राज्य में कद के अनुसार सीट देने का जो चलन कांग्रेस ने एमपी में शुरू किया, तो यूपी में बारी समाजवादी पार्टी की थी। हालांकि इस निर्णय को कांग्रेस ने बहुत शांति से स्वीकार किया और साझा रैलियों पर बात चलती रही। अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि 9 की 9 सीटें लड़ेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और सिंबल कहां पर किसका होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही उस पर काम करेगा। उपचुनावों के नतीजे ये भी तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी का निर्णय कितना सही था। अगर बीजेपी के हित में नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन में गांठों का डर रहेगा। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।